सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी। तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो इसकी थ्योरी पार्ट है वो भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही स्पेशली इसका थ्योरी पार्ट भी साथ में पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से हम उसको भी कवर करेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट तक मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले, इन लास्ट तक जितने भी आपको नोट्स दिख रहे हैं इन सब का पीडीएफ जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो नोट्स जो है वो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट यू नीड टू डू, आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए एंड आप सीधा नोट्स पे डायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पूछा जाए दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है? तो प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, किसी भी चीज़ की कितनी हम चांस लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन इसका एक साइंटिफिक अगर हम डेफिनेशन देखें, जो कि हमसे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं, इसमें से वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं वो हमसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हमें उसका ध्यान रखते हुए इस पूरे चैप्टर को कवर करना है। प्रोबेबिलिटी को बताया गया है एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि कंसर्न करी है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन के साथ। किसके साथ? न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। और किसका न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन? ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू बी अकर्ड। ये कितनी ज़्यादा संभावना है किसी भी चीज़ के होने की, उसको एक न्यूमेरिकल तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। अब क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। और हाउ लाइकली इट इज़ दैट प्रो प्रोपोजिशन इज ट्रू, और वो कितनी सही निकलती है। हमने एक तो अंदाज़ा लगाया, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो, क्योंकि हमें सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लगानी है, लेकिन उसका कितना सही होना ये भी वो प्रोबेबिलिटी में ही हमें पता चलता है। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये मैथमेटिकल मेजरमेंट है किसी भी अनसर्टेनिटी की, क्योंकि अगर सर्टेनिटी होगी फिर तो पक्का ही होगा कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन हम अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब इसमें कुछ टर्म्स भी आ जाती हैं हमारी जो कि हमें पता होनी चाहिए, और ये तो अभी मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख दिए हैं, लेकिन जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए वो टर्म्स भी अभी हम आगे देखेंगे। तो पहली टर्म है ट्रायल, आउटकम्स, इवेंट। ये सारे वर्ड्स आपको अभी क्वेश्चन में सुनने को मिलते हैं, तो हमें इनका मीनिंग नहीं पता होता है, तो अभी हम मीनिंग भी देखने वाले हैं। पहले हम इन टर्म्स से एक बारी यूज हो जाते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट एंड इक्वली लाइकली इवेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमें एक और बात याद करनी कि वेरियस अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या, क्या क्या अप्रोच हो सकती है प्रोबेबिलिटी से। तो ये एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो तीन तो हमें पता है और एक चौथा ऑप्शन है वो गलत होगा, तो आपको पता करना है कि वो गलत वाला ऑप्शन कौन सा है। तो इस तरीके के, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बट किसी भी तरीके से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। तो तीन अप्रोच हमारी बताई गई हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि है क्लासिकल अप्रोच, एक्सायोमेटिक अप्रोच एंड एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अप्रोच। तो इन सब के बारे में जो डिटेलिंग है वो हमें नहीं पढ़नी है, जस्ट हमें ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि हाँ कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। अगेन आई एम सेइंग हमने यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिए हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें जितना हमारे क्वेश्चन पेपर में आएगा और जितना अप टू द पॉइंट हम उतना ही यहाँ पे लेके चलेंगे चीज़ों को। आगे बात कर देते हैं कुछ टर्म्स की जो कि हमें पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी से जो रिलेटेड है। जैसे कि हो गया ट्रायल। तो ट्रायल क्या होता है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो सेम कंडीशंस में। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि धूप हो रही है और धूप में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं उसको बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ, और लेकिन हर बारी जो है वो हमें रिजल्ट तो सेम नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कभी मुझे किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिला 10, अगली बारी मिला 20, देन मिला 30, देन मिला 40, तो हमें रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट हम सनलाइट में कर रहे हैं, धूप के अंदर कर रहे हैं। The result may not be given same each time, but result in any one of the several possible condition outcomes। लेकिन जो रिजल्ट है वो इतने सारे जो आउटकम्स है, इन्हीं में से कोई एक सही वाला जो है वो हमारा रिजल्ट है। तो द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। इसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ट्रायल। इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसी में एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, मतलब इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जांपल दिया गया है ट्रायल का ही, कि कैसे हम ट्रायल को समझ सकते हैं। तो कैसे क्या बोला गया है एग्जांपल में कि व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक कॉइन है उसको हम 5 बार उछाल रहे हैं, ऐसे टॉस होता है ना इस तरीके से करके, तो टॉस किया गया है 5 टाइम्स, एंड देन वन टॉस ऑफ अ कॉइन इज कॉल्ड अ ट्रायल। और हर एक बार जब हम कॉइन को उछाल के नीचे वो एक आउटकम देता है, तो हर एक को हम क्या बोलेंगे? ट्रायल था। पहला ट्रायल था, दूसरा ट्रायल था, ऐसे करके 5 हमारे पास ट्रायल आ जाएंगे कॉइन्स को उछालने में। अगली बात करें हम आउटकम्स टर्म की, तो ये क्या होते हैं? पॉसिबल रिजल्ट होते हैं जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में निकलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आंसर हमें निकल के मिले ट्रायल का, वो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटकम। इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जब हम 3-4 आउटकम्स को साथ में ले आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? ऐसे ही एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। जब हम कोई ट्रायल करते हैं और उसका जो आउटकम निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने कॉइन को टॉस करा था, तो उस टॉस करते हुए जब हमारे पास आउटकम निकले उस टॉस के, जैसे पहले हमें मिला हेड, फिर हमें मिला टेल, फिर हमें मिला दोबारा से हेड, फिर हमें मिला टेल, तो ये जो आउटकम सारे इन सबको हम क्या बोलेंगे? इवेंट हो रहे हैं। इवेंट हो रहा है ना कि हमने कॉइन को उछाला और उसका हमें आंसर मिल गया, तो इसलिए इसको बोला गया एलिमेंट्री इवेंट।
कंपाउंड इवेंट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। अगर हम 3 या 4 ट्रायल के जो आउटकम्स हैं उनको अगर हम एक साथ मिला दें, आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। आगे बात करी जाए इक्वल लाइकली इवेंट्स की, तो कैसे इवेंट्स होते हैं? आउटकम्स, और आउटकम्स भी किसके? एक्सपेरिमेंट के, जिनको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ चांसेस ऑफ हुज हैपनिंग आर नीदर लेस और नीदर ग्रेटर देन अदर्स। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो इवेंट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इवेंट हो ही ना। तो ऐसी जहाँ पे कंडीशन हो जाती है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंडीशंस दोनों की है कि शायद हो जाए और शायद ना भी हो, तो ऐसे ही चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। आगे बात करेंगे हम फॉर्मूला की कि कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला को आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली फॉर्मूला हमें बता क्या रहा है, क्योंकि अगर आप रट्टा मार लेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से एक तो मैंने यहाँ पे साइंटिफिक जो हमारा फॉर्मूला है वो भी दिया गया है, लेकिन जो हमारा एक हम अपनी लैंग्वेज में जो हम फॉर्मूला बोल सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम साइंटिफिक वाले को देख लेते हैं। टेक इवेंट के लिए फॉर एन एक्सपेरिमेंट कलेक्शन ऑफ सेम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब सेम ही कलेक्शन होना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स का। और हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को पी ई से डिनोट करते हैं, ये बात हमें लर्न कर लेनी है कि पी ई इज यूज फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज रिप्रेजेंटेड एज पी ई, और ई भी हमें ब्रैकेट में लेना है। तो क्या बोला गया है फॉर्मूले में? द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज अपीयर्ड, ई मीन्स इवेंट, कितनी ट्रायल्स में जो इवेंट है वो अकर हुआ है। इवेंट मतलब जो हमें ढूंढना है वो वाला, और अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स एक्चुअल में हुए थे, टोटल कितने ट्रायल्स हुए थे वो हमें यहाँ पे लिख देना है। अब ये तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स हमारी डेफिनेशन हो गई, इसमें समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो, लेकिन समझना तो हमें है, इसलिए इजी वे में जो हम इसको समझ सकते हैं वो क्या है? दैट पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। कितने ऐसे आउटकम्स है जो कि हमें चाहिए? पूछेगा कि हमने कॉइन को टॉस करा, तो बताइए कि हेड कितनी बार आएगा? तो हेड तो एक बार ही आ सकता है कॉइन में, क्यों? क्योंकि कॉइन में एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। तो हमारा जो फेवरेबल क्या है वो क्या है? हेड, और हेड कितनी बार है? एक। और टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, तो कितने हो गए? 2। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/2। ये हमने एक एग्जांपल लेके समझ लिया, मगर बात सिर्फ यही है, बहुत सिंपल सी। ये हमें देखने कितनी ऐसे आउटकम्स है जो कि हमें चाहिए, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बताओ रेड वाली बॉल्स कितनी थी एक बाग में जिसमें बहुत सारी कलर की बॉल्स थी। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए? रेड वाली बॉल्स का। टोटल आउटकम्स क्या हुए? जितनी टोटल कलर की बॉल्स वहाँ पे एक्चुअल में दी हुई थी। अब हम आगे बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख सकते हैं। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपसे इस तरीके का कोई भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप इसका आंसर दे देंगे। पीई, पीई रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमेशा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी, ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती है, और 1 से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी या फिर 1 के बराबर होगी। मीन्स ज़ीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से वो कम नहीं हो सकती और 1 से वो ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी मतलब जो हम आंसर निकालेंगे ना किसी भी चीज़ का, या तो वो ज़ीरो हो जाएगा या तो ज़ीरो से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, मतलब इन्हीं के बीच में आंसर होगा, क्योंकि आंसर हमारा 0 पॉइंट कुछ आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, या फिर कभी-कभी हमारा आंसर 0 भी आ सकता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे जो आंसर्स आएँगे वो इन्हीं की रेंज के बीच में आएँगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमसे बोला गया है कि कोई इवेंट है जो कि होगा ही होगा, मतलब ऐसे चांस नहीं है कि हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी, एक ऐसा इवेंट है जो कि होगा ही होगा, तो उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेम डायरेक्ट क्वेश्चन इसका भी आ सकता है कि कोई ऐसा इवेंट है जो कि हम पक्का करें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब ये तो थी हमारी थ्योरी, इतनी ही थ्योरी हमें समझनी थी, बाकी थ्योरी हमें और कोई इसमें हमारा रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने हटा दिए। एनसीईआरटी में से हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती है चीज़ें जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंटेड है। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, जिसमें कि हम हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। कॉइन्स के हो जाएंगे, डाइस के हो जाएंगे, और कार्ड्स के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, और उसके अलावा भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि हम आराम से इजिली कर सकते हैं। कॉइन्स पे अगर मैं क्वेश्चन बेस देखूँ तो कैसे आ सकते हैं? दो कॉइन्स जो है वो हमने टॉस करे साथ में साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में हमने दो कॉइन्स को उछाला ऊपर, और कितनी बार उछाला? 500 टाइम्स उछाला, मतलब हम दो कॉइन्स को 500 बार लगातार साथ साथ में उछालते रहे। एंड वी गेट टू हेड्स, हमें मतलब एक एक कॉइन तो ये है और एक कॉइन ये है, तो इन दोनों पे हमें हेड हेड मिला साथ में 105 बार। एक एक पे हेड और एक के ऊपर
टेल हमें मिला। अब देखिए यहाँ पे लिखा वन हेड, तो हमें अंडरस्टूड करना है कि अगर एक पे हेड मिला है तो दूसरे पे तो टेल ही मिला होगा ना, क्योंकि दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हेड होगा या टेल होगा। तो एक पे हेड मिला है तो दूसरे पे टेल ही मिला होगा। तो हेड हेड कितनी बार मिला है हमें? 275 टाइम्स। हेड हेड साथ में कितनी बार मिला हमें? 105 टाइम्स, 105 बार हमें सिर्फ हेड हेड मिला है। सिर्फ एक एक हेड हमें 275 टाइम्स मिला है। अब ये कह रहे हैं नो हेड, मतलब हेड मिला ही नहीं, तो क्या मिला? टेल और टेल मिला। इस पे भी टेल मिला और इस पे भी टेल मिला, इस वजह से हेड तो मिला ही नहीं। तो ये ऐसा कितनी बार हुआ? 120 बार। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। हम जितने भी इवेंट्स हुए सबकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम कह रहे हैं जो सी है वो डिनोट कर रहा है इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। जब हमें दो हेड मिले तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। जबकि डी रिप्रेजेंट करेगा इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड। जब हमें एक हेड मिला तो उसको हम डी बोलेंगे, और जहाँ पे हमें हेड मिला ही नहीं उसको हम ई से डिनोट करेंगे। नो हेड विल बी ई। हमने डिनोशन अगर हम ना भी करें तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है ऐसी। आप नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर एक्सेप्टेड होगा। जैसे जैसे आपको ये लेट करने वाली चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट सी हैपेंस। अब इवेंट सी में क्या था कि हमें सिर्फ दो हेड मिले, तो दो हेड कब मिले? 105 बार मिले। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था 105 बार हमें दो हेड मिले, तो हमने लिख दिया। अभी हम सॉल्व नहीं करें, अभी हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है उसको हम एक अच्छे से तरीके से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिर ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं जिसमें कि हमें डी मिला? डी मतलब सिर्फ एक बार हेड मिला, ये वाला। पहले वाला केस हमने लिया सी, दूसरा केस लिया हमने डी, और ये वाला केस हमने लिया ई। तो डी हैपेंस कितनी बार हुआ? 275 टाइम्स हुआ, और ई वाला हैपन हुआ 120 टाइम्स, जो कि ये वाला था। अब कहने टोटल ट्रायल्स कितने थे? तो टोटल हमने 500 बार करा था, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने जो हमें फार्मूला पता था हम यहाँ पे ये लिख देंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट सी। अब सी की जगह आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टू हेड्स साथ में आने की प्रोबेबिलिटी का क्या होगी? जितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है दोबारा से, लेकिन मैंने आपको एक बहुत छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है, आपको यही फॉर्मूला हर जगह लिखना है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है हर आंसर में। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला के नंबर कट सकते हैं। तो कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स थे? 105 बार, क्योंकि 105 बार ऐसा हुआ था। और टोटल कितने थे? 500। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.21। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आप निकालेंगे। डी में क्या हुआ था? एक बार हेड आया था, तो ये कितनी बार हुआ था? 275, तो 275 अपॉन टोटल, टोटल कितना है? 500, 0.55। इसी तरीके से पी ई में था नो हेड, तो वो होगा 120/500, जो कि आया 0.24। आई होप कॉइन्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल हाईएस्ट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, थोड़ा ईजी ही पूछा जाता है। तो आपने ये वाला अगर कर लिया तो आपसे वो वाले भी आंसर्स आराम से हो जाएंगे। तो और भी अगर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कॉइन्स में तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके दे सकते हैं, मैं आपको उसी क्वेश्चन बेस्ड पूरी एक वीडियो बना के दे दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि होते हैं डाइस के ऊपर। डाइस के आपको पता ही है 6 फेजेस होता है, हम सबने लूडो खेली हुई है, जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक हमारे नंबर्स दिए गए होते हैं। तो एक तो इसके बाद सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ 1 कितनी बार आ सकता है डाइस में? तो 1 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, तो हमने लिख दिया फेवरेबल आउटकम्स में 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड 6 तक है, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इजीली उनका आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट अपनी थिंकिंग पावर को करने के लिए हमने थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लिया है, ताकि हम और सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम क्वेश्चंस को कर सके। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में, और ये पूरे के पूरे 5 मार्क्स में आते हैं, जो कि पूरा या तो आप सही कर देंगे या तो पूरा ही आप गलत कर देंगे। 5 नंबर या तो आएंगे, 5 नंबर आप बिल्कुल ही अपने बेकार कर देंगे। इस वजह से इसको बिल्कुल ढंग से सुनिएगा। एक डाई को हमने 1000 बार थ्रो करा, एक सिंगल डाइस को कह रहे हैं यहाँ पे, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली कोई भी डाइस है तो वो 6 ही तक तो होती है, तो ये हमें वैसे भी पता है, ये 6 फेस मैंने आपको दिखा दी है, तो 6 ही आउटकम्स आ सकते हैं इसके, जो कि टेबल में भी दिया गया है कि 1000 बार किया है तो 1000 बार में से एक कितनी बार आया? 179 टाइम्स। दो कितनी बार आया? 150 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 157 टाइम्स। 4 कितनी बार आया? 149 टाइम्स। और 5 कितनी बार आया? 175। और यहाँ पे एट लास्ट 6 कितनी बार आया? 190 टाइम्स आया। ये हमें क्वेश्चन में ही और सारा डेटा दिया गया है। अब हमसे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ हर एक आउटकम की, जितने भी नंबर्स हैं सबकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी आने की। तो सिंपल
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, सिलेक्ट वाला काम अगर आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको फिर ये ए बी जो लिखा है ना, इसकी जगह आपको लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रैकेट में 1, क्योंकि ए डिनोट कर रहा है 1 को, तो या तो आप ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट के अंदर, या फिर अगर आप डिनोट करें तो आप ए को डिनोट करके सिर्फ यहाँ पे पहले आपको, लेकिन अगर आप ए भी लिख रहे हैं तो आप सीधा ए नहीं लिख देंगे, क्योंकि टीचर को बिल्कुल नहीं पता है कि ए का मतलब क्या है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ए क्या दिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितनी बार आ सकता है, तो या तो आप ब्रैकेट में पूरी लाइन लिखिए या फिर आप सीधा ए को लिख के उसको बता के आप लिख सकते हैं। तो ए कितनी बार आ सकता है, 1 कितनी बार आ सकता है दिया गया है, 179 टाइम्स आ सकता है, तो 179 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं हमारे 1000, तो अपॉन में 1000 हमने यहाँ पे कर दिया, 1000 करके क्या आंसर है 0.179। इसी तरीके से 2 की, 3 की, फिर 4 की, 5 की, 6 की हम सबको इजीली कर सकते हैं, जो कि हम टेबल से देख देख के कर देंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि टोटल कितना दिया गया है 1000। अब यही चीज़ अगर आप 9th में समझ जाएंगे तो 10th में आके चैप्टर आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आपको फिर और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ जाते हैं अपने कार्ड्स वाले क्वेश्चन की तरफ। अब जो कार्ड्स के क्वेश्चन है वैसे तो उसके लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मगर हम अभी क्लास 9th में ही है तो इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, और इस टॉपिक से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आएगा 9th क्लास में, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसका एक क्वेश्चन लिया है, एंड आई थिंक इतना ही आपके लिए अभी सफिशिएंट होने वाला है, या फिर आपके स्कूल में अगर 1-2 क्वेश्चन और बताए गए हैं तो उन्हीं में से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्योंकि कार्ड्स जो हमारा डिफिकल्ट वाला पोर्शन है वो हमारा सारा आगे पॉसिबल हो जाता है क्लास 10th में, जहाँ पे हमें कार्ड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 52 कार्ड्स होते हैं, फिर उसको फर्दर डिवाइड करके रेड ब्लैक में किया जाता है, फिर डायमंड सूट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ यू नीड टू लर्न इन क्लास 10th। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है, तो हमें बोला गया है पूरा वेल शफल डेक है, डेक मतलब पूरा कार्ड का बंडल है, और एक बंडल में कितने कार्ड्स होते हैं 52, ये तो आपको याद भी कर लेना है कि टोटल 52 कार्ड्स ही होते हैं डेक में। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड सूट की, रेड सूट जो है उसमें क्वीन कितनी बार आ सकती है, तो आपको बता दूं कि हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले यहाँ पे लिख दिए हैं 52, फिर हम लिख रहे हैं ई द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड सूट, अब कितनी बार क्वीन आ सकती है रेड वाले में, तो 2 बार आ सकती है, क्यों, क्योंकि रेड वाला जो है वो 2 पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइड होता है, इसमें हर एक में एक क्वीन होगी, तो रेड वाला कितने में डिवाइड करता है 2 में, तो क्वीन भी कितनी होगी 2 ही होगी, जो कि हम लिख देंगे 2/52, इसको आप काट भी सकते हैं 1 एंड 26 से, तो क्या आंसर आएगा 1/26। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं आने वाला है, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, फेस कार्ड्स हो गए एंड हमारे नंबर ऑफ किंग्स क्वींस जैक सूट नंबर कार्ड्स, ये सब हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी इतना डिफिकल्ट हमारे में नहीं आएगा 9th क्लास में। अब ये तो होगा हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, डाइस पे, कॉइन्स पे, कार्ड्स पे, ये हमने कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं पेपर में, जैसे कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें वेट बताया गया है 38 स्टूडेंट्स का क्लास में से, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 38, तो उन सब का हमें वेट बताया गया है, तो कह रहे हैं कि 31 केजी से लेकर 35 केजी तक में 9 बच्चों का वेट है, वहीं 36 से 40 केजी तक का वेट 5 बच्चों का है, और इसी तरीके से हमें पूरा डेटा दिया गया है, ये है वेट्स और ये है कितने बच्चों का वेट इतना होगा, तो ये पूरा हमें डेटा यहाँ पे दिया गया है, और इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपको 38 ही मिलेगा, आप एक बार करके भी देख सकते हैं। फिर हमें देखना है प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस एट मोस्ट 60 केजी। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम टेबल से समझेंगे, सबसे पहले हम 60 को लोकेट कर लेते हैं, 60 कहाँ दिया गया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है एट मोस्ट जहाँ भी वर्ड दिया गया हो वहाँ पे हमें 60 को तो लेना ही है, और इसके पीछे तक के जितने भी बच्चे दिए गए हैं उन सबको हमें साथ में इंक्लूड कर लेना है, ये पूरे इससे पीछे तक के जितने भी बच्चे हैं वो सारे उस कैटेगरी में हमें लेने हैं, और ये इस तरीके का ही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, इस पर आप लिख भी सकते हैं, और काफ़ी स्कूल्स में क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करके चलिएगा, ये पूरा डेटा हमें एट मोस्ट वाले क्वेश्चन में जहाँ पे वो दिया गया है उससे पीछे तक का सारा हमें ले लेना है, तो पहले दिए गए हैं 9 हमने यहाँ ले लिया, फिर 5 एंड इसी तरीके से 14 3 1 2 14 3 1 एंड 2 ये हमने सारे यहाँ पे ले लिए, इन सबको प्लस करके आएगा 34, तो हमने लिख दिया हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 34, और टोटल कितने दिए हुए हैं बच्चे 38, तो 34/38 कर देंगे हम, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/90। अगले पूछ रहे हैं एट लीस्ट 36 केजी, अब सबसे पहले 36 केजी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब कम से कम 36 तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल रही चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको यही पढ़ के समझने कि एट मोस्ट मतलब 60 ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितना भी हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 60 केजी वेट होना चाहिए, ऐसे एटलीस्ट का मतलब है कि 30 तो हो, कम से कम 36 हमें चाहिए, लेकिन 36 से ज़्यादा भी होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 36 पे अपना एक
मार्क लगा लेंगे और उसके आगे के जितने भी दिए गए हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है तो इसके आगे तो जितना हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें उन सबको ऐड कर देना। ऐड करके आंसर आएगा 29। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 29 और टोटल कितने थे 38। अब ये दोनों तो कट ही नहीं हो सकते तो हम इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। द नॉट मोर देन 50 kg, 50 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम तो होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं दिया कि कम भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हम कम वाले जितने भी वेट्स हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने किया है 9, 5, 14 और 3। इससे कम वाले हम सारे यहाँ पे ऐड कर देंगे। आंसर आएगा 31। तो हम कर देंगे 31/38 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अब आपको सिंपल वर्ड्स में भी दे दे नॉट मोर देन तो भी आप समझ जाएंगे, और एट मोस्ट या फिर एट लीस्ट वाले क्वेश्चन दे तो वो भी आई थिंक अब आप समझ जाएंगे। बस इससे ज़्यादा कोई हमारा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनता है। यही था हमारा वीडियो का द एंड। फिर से बता रहा हूँ, इस पूरे PDF के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करना है, आप सीधा नोट्स पे पहुँच जाएंगे। सो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।